Hello students, today I am going to start your first book, that is Flamingo, and its first chapter is The Last Lesson. अल्फोंस ड्यूएट इसके राइटर हैं और इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक टीचर है जिनका नाम एम हैमल है और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है। जहाँ तक एम हैमल की बात है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही डिसिप्लिन टीचर हैं और पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर एक ही स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाते हैं। और दूसरी ओर फ्रेंच है, जो स्टूडेंट है, बहुत ही वर्क शर्कर है, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान वो अपना नहीं लगाता है। तो जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा होता है। यहाँ पर जर्मनी को पर्शिया बोला गया है, तो पर्शिया और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा है। तो और एट लास्ट होता क्या है कि जो फ्रांस है उसको जर्मनी और यू कैन से पर्शिया वाले डिफीट कर देते हैं। और उसके बाद जैसा कि होता है, जो जीतता है वही सिकंदर, और यू कैन से माइट इज़ राइट। तो अब चैप्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कहानी कैसे शुरू होती है। इस चैप्टर में राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उस युद्ध के बाद जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ, जो फ्रेंच जो स्टूडेंट था उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो वो क्या बदलाव है आप लोग देखिएगा। जो कहानी है हमारी शुरू होती है फ्रेंच से। फ्रेंच यहाँ पर मेन कैरेक्टर यू कैन से। तो आज वो स्कूल के लिए निकल पड़ा है सुबह सुबह घर से, और काफ़ी जल्दी में था क्योंकि वो लेट हो गया था स्कूल से। और दूसरा, उसको काफ़ी डर भी लग रहा था कि आज जो एम हैमल जो टीचर है उसे बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करेंगे क्योंकि लेट हो गया था वो। और उसके साथ ही एक और वजह भी थी कि कल जो टीचर ने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पर। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पार्टिसिपल्स पर जो होमवर्क दिया था वो उसने बिल्कुल नहीं किया था, और करने की बात छोड़ो, जब क्लास में पढ़ाया गया तब भी उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं था। तो उसको दो डर सता रहे थे जब वो घर से निकला कि एक तो वो लेट हो गया और दूसरा उसका होमवर्क पूरा नहीं था। फिर भी वो घर से निकल पड़ता है स्कूल के लिए, और जल्दी जल्दी वो जाता है अपने स्कूल की तरफ। रास्ते में जो पर्शियन सोल्जर्स थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो वहाँ पर अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सामिल के पास। ये सामिल होती है लकड़ी काटने की मशीन। तो उसे वो रजिस्ट करते हैं, उसे वो टेम्प्ट करते हैं। जो पर्शियन सोल्जर्स है, ड्रिलिंग करते हुए टेम्प्ट करना होता है, अट्रैक्ट करना। उसके बाद उसे चिड़ियों की चर्पिंग सुनाई देती है, और बाहर का जो मौसम होता है वो भी बड़ा ही प्लेजेंट उसे नज़र आता है। तो एक बार तो उसका दिल करता है कि स्कूल जाकर क्या करेगा, वो बाहर ही अपना टाइम स्पेंड करता है। एक तरह से वो बंक मारने की सोचता है, पर फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को रजिस्ट करता है, अपने ऊपर कंट्रोल करता है, और वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। जब वो रास्ते में से जा रहा होता है रास्ते से, तो एक जगह थी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड पहले गांव वगैरह में होते थे क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही कम हुआ करते। तो जितनी भी न्यूज़ होती थी वो सब वहाँ पर मिलती थी। तो आजकल तो जैसे ही युद्ध चल रहा था उनके वहाँ पर, तो जो भी न्यूज़ आती थी बैड न्यूज़ ही उन्हें मिल रही थी क्योंकि फ्रांस हार रहा था इस लड़ाई में। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वो बूढ़ा वहाँ पर एक जो आयरन मास्टर होता, एक बूढ़ा लोहार था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो फ्रेंच को भागते हुए देखता है वहाँ से, तो उसे रोककर पीछे से कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब। क्या मतलब इसका? कि बच्चे, इतनी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। तो फ्रेंच को ये बात समझ नहीं आती है उस वक्त कि एक तो वो लेट हो गया था और ऊपर से जो आयरन मास्टर है वो ये कह रहा है कि भाई आप आराम से पहुंच जाओगे। एनी हाउ वो भागता दौड़ता स्कूल में पहुंचता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। जैसे कॉमनली जब स्कूल लगता है तो सुबह सुबह ही दूर दूर तक पता चल जाता है कि आज स्कूल लगा हुआ है। बच्चे डेस्क इधर उधर करते हैं, बच्चों के बोलने की, खेलने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती हैं। पर आज जो स्कूल था बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, और यू कैन से द स्कूल वाज लुकिंग क्वाइट डिफरेंट और अनयूजुअल। अब उसे को क्लास के अंदर एंटर करना था,
और जैसे ही वो क्लास में एंटर करने के लिए खड़ा होता है गेट पर क्लास के, वो देखता है कि सारे बच्चे पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उसे बड़ा ही ह्यूमिलिएटेड फील होता है कि जैसे ही वो अंदर घुसेगा तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, सब बच्चे, और जो टीचर है वो उसे डांटेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जैसे ही क्लास के अंदर जाता है तो एम हैमल बड़े ही प्यार से उसको कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। एम हैमल का जो बिहेवियर है फ्रेंच को बहुत ही अजीबोगरीब लगता है कि आज ना तो उसे डांटा एम हैमल ने, ना ही डंडे से उसकी पिटाई की, जो कि हालांकि हमेशा जो रूलर होता था, जो डंडा होता था, वो अपनी बगल में दबा कर रखते थे, बल्कि उसको बड़े प्यार से कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। सेकंड जो फ्रेंच ने नोटिस किया वो क्या था कि जो एम हैमल जो टीचर था उनके पास एक ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट और कैप थी जो वो कभी कभार डालते थे। कभी कभार का मतलब या तो कभी स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता या कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता तब उसको पहन कर आते थे, तो आज उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी। तीसरी चीज़ जो उसे बड़ी अनयूजुअल सी लगी, क्या स्कूल में कोई हसल बसल नहीं था, बिल्कुल शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि आज स्कूल रेगुलर स्कूल ना होकर इट वाज लुकिंग लाइक संडे मॉर्निंग। जो नेक्स्ट जो लास्ट जो चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा उसको डिस्टर्ब किया, परेशान किया, वो ये थी कि जो बैक बेंचेस उनकी क्लास की हमेशा खाली पड़ी रहती थी, विलेजर्स थे बूढ़े, वो उन बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे और वो बैक बेंचेस पूरी भरी हुई थी। अब एम हैमल अपनी क्लास शुरू करते हैं और जैसे ही वो अपनी पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास में, तो उनकी शुरुआत जिस सेंटेंस से होती है उसको सुनकर सब बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो जाते हैं, सब बड़े हैरान हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहकर शुरू किया कि बच्चों आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। जर्मनी से ये ऑर्डर आ गया है कि अब एल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस के जो टाउन्स हैं उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और कल से फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पर बंद कर दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा एम हैमल ने स्टार्टिंग में कि लास्ट लेसन है आज फ्रेंच लैंग्वेज का और कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। फ्रेंच ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके अंदर अजीबोगरीब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी और जो बूढ़ा जो आयरन स्मिथ था वो उसे रोकने की क्यों कोशिश कर रहा था। और उसे आज अपना टीचर जो एम हैमल, जो बहुत ही सनकी सा, बहुत ही क्रैंकी लगता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट लगता था, ये विचार उसके माइंड में आते ही कि वो कल वहाँ से चला जाएगा, उसे अपना टीचर बहुत ही लविंग लगने लग जाता है, बहुत प्यारा लगता है और उसे लगता है कि वो अपने टीचर के बिना कैसे सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा जो किताबें जिनको वो एक बर्डन समझता था, उसे ऐसा लगा कि ये किताबें ही अब उसकी सबसे पुरानी दोस्त है और शायद उनसे वो कभी अलग नहीं हो पाएगा। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी इस कंडीशन के लिए कि उसने अभी तक पढ़ाई शुरू क्यों नहीं की। वो सोचता है कि वो कैसा फ्रेंच होगा कि जिसे फ्रेंच लिखनी तक नहीं आती। अब यहाँ पर फ्रेंच को हमने दो तरह से यूज़ किया है, एक तो फ्रेंच हम जो फ्रेंच मैन होते हैं उनको बोलते हैं और जो फ्रांस की लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको भी फ्रेंच ही कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों बार फ्रेंच वर्ड यूज़ हुआ है कि वो कैसा फ्रेंच मैन होगा जिसे अपनी मदर टंग अब फ्रेंच लिखनी पढ़नी भी नहीं आती थी। तो वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करता है, पर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये प्रोवर्ब है और इसको ट्रांसलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो क्या इसका बनता है, इट्स ऑफ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और एक तरह से हम कहें तो इस चैप्टर का मोरल, इसका मैसेज यही है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, कि वक्त रहते काम करिएगा, अदरवाइज़ बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब फ्रेंच को ये समझ आ जाता है कि स्कूल में ये इतने ज़्यादा बदलाव क्यों लग रहे थे, बूढ़े विलेजर्स वहाँ क्यों पर आए हुए थे, क्योंकि वो हमारे टीचर एम हैमल का धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि एम हैमल पिछले 40 सालों से उनकी सेवा में था, वहीं पर पढ़ा रहे थे। टीचर ने इसी वजह से नए कपड़े पहने हुए थे। अब एम हैमल ने पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने बताया, शुरुआत की कि फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। और उन्होंने हमें सबको ही ये गाइड किया कि हम सबको, जितने भी फ्रेंच मैन हैं, उस लैंग्वेज को याद रखना चाहिए। फिर उन्होंने फ्रेंच को खड़ा करके पूछा पार्टिसिपल्स के बारे में, जो उन्होंने कल होमवर्क दिया था
पर फ्रेंच अपने बेंच पर खड़ा हो गया। वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था किसी से, क्योंकि उसे तो कुछ बोलना आता ही नहीं था, और जैसे उसने बोलने की कोशिश की तो वो पहले अक्षर पर ही गड़बड़ा गया। तो एम हैमल उसे बैठा देते हैं और उसको कन्विंस करते हैं, और ये कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है फ्रेंच, क्योंकि जब पढ़ने का वक्त होता था तो मैं भी तुम्हें छुट्टी दे दिया करता, या मैं तुम्हें बाहर भेज देता था पौधों को पानी देने के लिए। और दूसरा, वो उसके पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराता है कि वो लोग भी सोचते थे कि तू 2 पैसे उनके लिए कमा कर लेकर आए तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एम हैमल ने ग्रामर का चैप्टर करवाया, हिस्ट्री का भी लेसन उन्होंने पढ़ाया, और राइटिंग के लिए उन्होंने कॉपीज़ हमारे लिए रेडी की हुई थी, तो हम सबको राइटिंग की कॉपीज़ दी और उन्होंने राइटिंग का भी एक लेसन करवाया। ये सब जब चल ही रहा था तो उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, उनके कदमों की आवाज़ खिड़की के नीचे सुनाई देती है, और वो आवाज़ सुनकर एम हैमल बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, उनका शरीर कांपने लग जाता है, और वो अपनी कुर्सी पर ही खड़े हो जाते हैं, और वो इतने लंबे लगते हैं जैसे इससे लंबे पहले कभी वो नहीं लगे थे, और कांपते हुए हाथों से वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। और वो खड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते, इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, और हमें इशारे से, गेस्चर से हमें वो कहते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दिस इज़ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन था, क्योंकि कल से जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, क्योंकि जर्मन ने एल्सेस और लोरेन, जो फ्रांस के जो टाउन्स थे, उनके ऊपर विक्ट्री ले ली थी, दैट्स वाई। तो दिस इज़ द लास्ट लेसन, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो जैसा कि अभी हमने चैप्टर ओवर किया, तो मोरल की अगर हम बात करें, मैसेज की बात करें, तो इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिलता है कि समय पर हमें अपना हर काम पूरा करना चाहिए, अदरवाइज फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है, इट्स ऑफ नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये इसका मोरल है, और ये किस पे शूटेबल है? ये फ्रेंच पर शूट करता है, क्योंकि जब पढ़ने का वक्त था तब तो वो बाहर घूमता रहता था, कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं, ना उसके माँ बाप ने, ना टीचर ने। और जब एम हैमल जाने वाला होता है, जब लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, तब वो इस चीज को रियलाइज करता है, बट इट वॉज टू लेट, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि वक्त पर अपना सब काम करिएगा। अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स आपको जैसा कि चैप्टर में बताए गए, मेनली एम हैमल और फ्रेंच। तो ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो एम हैमल है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टराइज ए पर्सन, तो आपको पूरी कहानियां ना लिखकर उसके पर्टिकुलर उसकी क्वालिटीज हमें बतानी होती है कि इस पर्सन में ये क्वालिटीज हैं, तो वो उसका कैरेक्टर स्केच होता है। तो एम हैमल की बात करें तो उसका क्या कैरेक्टर स्केच है यहाँ पर कि बहुत ही इमोशनल पर्सन है। इमोशनल क्या होता है? जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही लॉयल है, पिछले 40 सालों से जैसे एक ही जगह पर है, और पूरे गांव के भी जो बुजुर्ग हैं वो भी उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। उसके बाद डिवोटेड है अपने काम में, मतलब पूरा पेन लेता है पढ़ाने में, बहुत ही ट्रूथफुल है, और सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ही इज वेरी मच पैट्रियोटिक, क्योंकि जब वो जाने वाला है लास्ट डे, अपने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में इतना ज्यादा बताता है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच रहना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज है यही एक की होती है गुलामी से बाहर निकलने के लिए। तो कभी भी अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट वन इज फ्रेंच। फ्रेंच की बात करें तो एक तो उसकी एज कम है, बच्चा है वो, दूसरा उसके अंदर बिल्कुल कोई सिंसियरिटी नहीं है। वैसे वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव कब हमें लगता है? जब फ्रेंच जाने की जब एम हैमल फ्रेंच को जाने के लिए बताते हैं कि कल से वो चले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और दूसरा टिमिड नेचर है उसका। टिमिड का मतलब होता है शर्माता है, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, अपनी बातों को बहुत अच्छे से वो रख नहीं पाता। और प्रैक्टिकल है वो कि जैसे थोड़ी देर के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहा, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया। सिंसियर, यहाँ पर पढ़ाई की अगर बात करें तो वो सिंसियर बिल्कुल नहीं है, बट जब भी टीचर उसको कोई काम देता था अदर देन स्टडीज, तो वो बहुत ही सिंसियरली उसको करता था, इसलिए उसके लिए हम सिंसियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और रिमोर्सफुल क्या होता है? मतलब डिपेंड करने वाला बंदा।
कि अपनी गलती को रियलाइज करने वाला। गुड रीजनिंग पावर, मतलब वो क्वेश्चंस जब कोई उससे पुट करता है तो वो इफ्स एंड बट्स उसमें से निकाल लेता था। तो दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ फ्रेंड्स। तो अगर इनका कहीं करेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है आपको, तो आपको इस तरह से उसको शो करना है। अब इस चैप्टर के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उनको अपनी एक अलग से रजिस्टर लगाकर सॉल्व कीजिएगा। 30 to 40 वर्ड्स इनकी लिमिट होती है, 2 मार्क्स वेटेज होती है। तो कॉपी में इनको सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स। जो भी न्यू वर्ड्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे व्हाइल रीडिंग द चैप्टर, तो वो आपने नोट डाउन करने हैं और उनको लर्न भी करना है बाय हार्ट। और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, द लॉस्ट स्प्रिंग। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।